हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या? अगर कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसपे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो लग रहा हो तो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम में कोई भी बदलाव नहीं आएगा अगर उस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा हो तो। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर वो जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसका एक एग्जांपल से भी हम लोग प्रूफ करेंगे। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि किस तरीके से लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, दोनों बॉल है और इस टेबल पे एक u1 वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है और बॉल बी u2 वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है। ये इनिशियली टाइम t इक्वल टू जीरो पे है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये ध्यान में रखिए कि जो u1 है यानी कि a की वेलोसिटी u1 या फिर ua भी लिख सकते हैं, इसकी वेलोसिटी ub यानी कि b वाले से ज़्यादा है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि भले ही ये पीछे है लेकिन a की वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण थोड़ी देर में जाके यह b से टकराएगी और जब टकराएगी तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी। फोर्स F हम मान लेते हैं, मान के चल रहे हैं कि F फोर्स लगाया है। तो बॉल A ने B पर इस तरफ राइट डायरेक्शन में F फोर्स लगाया है, तो B भी A पर लेफ्ट साइड में F फोर्स ही लगाएगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद क्या हो रहा है कि बॉल बी का वेलोसिटी u2 से चेंज होकर v2 हो गया और बॉल ए का वेलोसिटी u1 से चेंज होकर v1 हो गया। और यहीं से हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्योंकि अगर आप दोनों को a एंड b को एक सिस्टम मान लें, दोनों एक सिस्टम है, तो इस पे बताइए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए और उसी को हम लोग अभी प्रूफ भी करेंगे। अब बॉल ए का हिसाब किताब करते हैं। बॉल ए का इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u इज इक्वल टू u1 है और जो फाइनल वेलोसिटी है v इज इक्वल टू v1 है। और वेलोसिटी में चेंज तभी आता है जब उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। तो ए पर देखिए बी ने कुछ फोर्स लगाया है, माइनस एफ फोर्स लगाया है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बोल सकते हैं कि माइनस ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन m1। माइनस एफ इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है लेफ्ट साइड में और हमने राइट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो इस पे एक्सेलरेशन a1 लगा, उसके कारण ही वेलोसिटी u1 से चेंज होकर v1 हो गई है। u1 से चेंज होकर v1 हो गई है और a और b के बीच में कुछ कोलिजन हुआ है, दोनों में टकराव हुआ है। तो उसका समय कितना था? मान लेते हैं कि वो जो भी टकराव हुआ है टाइम t, वो t0 सेकेंड लगा है, यानी कि कुछ ही देर में टकराव हुआ और फिर वहां से दोनों सेपरेट हो गया और एक v1 वेलोसिटी से और एक v2 वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी होगी। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t0 इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन m1। तो यहाँ से देखिए चेंज इन वेलोसिटी हो गया v1 माइनस u1 और t0 टाइम लिया था और एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू है? माइनस एफ बाई m1। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये बॉल ए के लिए है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 v1 आएगा माइनस m1 u1 आएगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस एफ इंटू t0। सिमिलरली बॉल बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ये है
यू बी लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ए लिख देते हैं। यू बी है u2 और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी है v2। इसमें एक्सेलरेशन कितना लगा होगा, a2 इक्वल टू एफ अपॉन m2। एफ अपॉन m2, इस पे फोर्स एफ लगा और डिवाइडेड बाई मास, जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे पॉजिटिव है, देखिए प्लस फोर्स एफ प्लस एफ है और यहाँ पे माइनस एफ है, क्योंकि डायरेक्शन ये वाला राइट साइड वाला को हमने पॉजिटिव लिया है और इस पे जो बी पे फोर्स लग रहा है वो राइट साइड में लग रहा है। इसमें भी टाइम ऑफ कॉलिजन टी इक्वल टू टी नॉट। तो एक्सेलरेशन यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, a2 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टाइम t, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इक्वल टू f अपॉन m2। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू f इंटू टी नॉट। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, m1, यहां से हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस एफ टी नॉट और m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू एफ टी नॉट। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू नहीं, पहले इधर ही रखते हैं इसको, प्लस m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड वाला सारा कैंसिल हो गया था। अब क्या करते हैं, ये वाला जो रहा इसको राइट साइड में लेके जाते हैं और m1 v1 वाला जो कंपोनेंट है उसको लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो m1 v1, ये रहा m1 v1 प्लस m2 v2, और ये दोनों जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। तो जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है। ये वाला रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 था इनिशियल, और फाइनल भी उसके क्या है, इक्वल है। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे क्या था, p1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 और p2 यानी कि p फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2। और यहाँ पे इसे हम लोगों ने मैथमेटिकली भी प्रूफ किया। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अगले वीडियो में।